हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सारा शहर जानता था कि गौरी अपने पति समीर से कितना प्यार करती थी। आज का दिन उसके लिए काफ़ी खास था क्योंकि आज उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। बेंगलोर शहर के सबसे एक्सपेंसिव होटल का प्राइवेट रूम गौरी ने खास अपने हाथों से सजा रखा था। कमरे का हर कोना कैंडल्स और रोज पेटल्स से डेकोरेट किया गया था। रूम में टेबल के बीचों बीच एक हार्ट शेप्ड रेड कलर का केक रखा हुआ था। साथ ही रेड वाइन की एक बोतल भी रखी हुई थी। कब से ट्राई कर रही हूँ, 9 बज गए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए ये। गौरी ने फिर से समीर का फ़ोन ट्राई करते हुए कहा। वो आज बस समीर के साथ रहना चाहती थी। 2 बार पहले भी गौरी फ़ोन ट्राई कर चुकी थी, लेकिन इस बार समीर ने फ़ोन उठा ही लिया। फ़ोन कनेक्ट होते ही गौरी ने कहा, समीर कहाँ हो तुम? आज के दिन भी लेट हो। तुम जानते हो ना, आज हमारी एनिवर्सरी है। तुम कैसे? एक आवाज़ आई, तुम अच्छे से जानती हो मैं इस शादी को नहीं मानता। मैं नहीं आ रहा, मेरे पास और भी ज़रूरी काम है। समीर की इतनी कड़वी बातें सुन गौरी का दिल दुख रहा था। उसने समीर को मनाने की कोशिश करते हुए फिर से कहा, समीर तुम। गौरी ने इतना ही कहा था कि उसे फ़ोन के एक दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। समीर क्या कर रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ोन छोड़ दो, आओ कंटिन्यू करते हैं। उस लड़की की बात सुनकर गौरी समझ गई थी कि वहाँ चल रहा क्या था। गौरी को उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा मानो उसके दिल पर किसी ने खंजर से वार कर दिया हो। समीर तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आज हमारी एनिवर्सरी थी, मैंने कितने प्यार से सब सजा रखा था, लेकिन तुमने गौरी के ने आंखों में आंसू बहाते हुए भारी आवाज़ में कहा, ओ प्लीज़ स्टॉप योर ब्लडिंग ड्रामा। मैंने ये शादी क्यों की थी, ये तुम अच्छे तरीके से जानती हो। तुम कुछ नहीं हो मेरी, समीर ने दांत पीसते हुए कहा। समझ गई, मैं ही बेवकूफ़ थी जो ये आस लगाए बैठी रही कि शायद कभी तुम भी मुझसे प्यार करोगे, इसलिए आज तक कोशिश करती रही। लेकिन नहीं, मैं हार गई। कुछ नहीं हूँ ना मैं तुम्हारी, तो ठीक है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। समीर ओबेरॉय, मैं आज़ाद करती हूँ तुम्हें इस ज़बरदस्ती की शादी से। इतना कहते ही गौरी फ़ोन काट देती है। गौरी अपनी सारी हिम्मत हार कर घुटनों पर बैठ गई थी। कुछ ही पलों में पूरा कमरा उसकी सिसकियों से गूंज रहा था। आज गौरी का दिल टूटकर बिखर चुका था। उसके लिए खुद को समेटना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसका दुख अब गुस्से का रूप लेने लगा था। क्यों? गौरी गुस्से में टेबल से केक को नीचे धकेलते हुए चिल्लाई। उसने टेबल पर रखी रेड वाइन की बोतल उठाई और ढक्कन हटाकर सीधा होठों से लगा ली। गौरी ने पहली बार वाइन पी थी, जिस वजह से उससे बहुत ज़्यादा नशा हो रख गया था। वो पहले से ही होटल के टॉप फ्लोर के वीआईपी प्राइवेट रूम में थी। रूम से बाहर निकलकर वो नीचे जाने की जगह ऊपर टेरिस पर चढ़ गई। उस 7 मंजिले होटल के टेरिस से तो मानो पूरा बेंगलोर शहर दिख रहा था। गौरी को की काफ़ी कोशिश के बाद वो होटल की छत की बाउंड्री पर चढ़ गई। आखिर मेरे साथ ही क्यों भगवान? किस पाप की सज़ा मिल रही है मुझे? बचपन से माँ-बाप छीन गए, जिसके बाद मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया। आज आज वो इंसान भी मुझसे दूर चला गया जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया था। सब कुछ तो छीन चुका है मुझसे, अब मेरी जान भी ले लो। ऐसे ही तो जिंदा लाश की तरह ज़िंदगी बिता रही हूँ मैं। अब मुझसे और कुछ सहन नहीं होगा। शंकर जी, अब बस करो। गौरी ने आसमान में टिमटिमाते तारों की तरफ देखकर चीखते हुए कहा। गौरी की आंखों से बहते आंसुओं में और उन खूबसूरत नशे से भरी आंखों में उन टिमटिमाते तारों की रिफ्लेक्शन दिख रही थी। बेंगलोर शहर के शोर में उसकी दर्द से भरी चीखें दब सी गई थी। आसमान में गौरी की आंखों ने एक टूटता तारा देखा, जिसे देख उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। सुना है टूटे तारे से मांगी विश पूरी होती है, तो आज मेरी भी एक ख्वाहिश है, पूरी कर दो भगवान जी। बस मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर कम से कम इस दुखते दिल को अब चैन दिला दो। यहाँ ऐसा लगता है मानो अब कुछ बचा ही नहीं, सिवाय मेरे दिल पर लगे उन जख्मों के जो अब नासूर बन चुके हैं। अब इतनी परीक्षा मत लो कि मेरी ज़िंदगी मुझसे कहे कि भगवान सिर्फ नाम के हैं, हकीकत नहीं। गौरी ने लड़खड़ाती सी आवाज़ में ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए कहा। उसने अगले ही पल अपनी आंखें मीच ली। उसकी आंखों से बहते आंसुओं का सिलसिला अभी भी जारी था। गौरी अब अपनी जिंदा रहने की हर आस खो चुकी थी।
सुकून और चैन बस किताबों में ही सुना है मैंने सिर्फ। अब मेरी मौत के साथ ही शायद मुझे इसका एहसास नसीब होगा। और एक और बात, अगली बार जब इस दुनिया में भेजोगे तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे अनाथ मत करना। गौरी ने आंखें खोलते हुए सिसकियों भरी आवाज़ में कहा। उसने गर्दन झुकाकर नीचे देखा तो सहम सी गई, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी ऊंचाई पर थी, लेकिन अब उसे फिर अपने पति का किसी और के साथ होना या एकदम से आगे बढ़ाया ही था कि एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। गौरी ने मुड़कर इस शख्स के चेहरे को देखा, लेकिन उसे सब धुंधला और हिलता हुआ दिख रहा था। कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, गौरी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उस आदमी पर तो लग रहा था मानो गौरी की बात का कोई असर नहीं हुआ था। उसने गौरी को खींचकर उसकी कमर से उसे संभालते हुए नीचे उतारा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, गौरी ने एक बार फिर दोहराया, लेकिन इस बार भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें भी उसी कदर लाल थी जिस तरह शराब पीने के बाद गौरी की थी। गौरी ने गुस्से भरी निगाहें उस आदमी के चेहरे पर डाली, लेकिन देखते ही देखते उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने उस आदमी की टाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए उसे किस कर लिया। उस आदमी के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस एक टर्न के साथ गौरी को दीवार से लगा दिया। उस आदमी ने गौरी पर नज़र डाली, जो इस वक्त लाल साड़ी में आसमान से उतरी एक अप्सरा लग रही थी। गौरी की उंगलियों ने अभी भी उस आदमी की टाई को पकड़ रखा था। उसने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज़ टेक मी विथ यू। गौरी के कदम डगमगा रहे थे। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी उस आदमी की बाहों के सहारे खड़ी थी। वो गौरी की बात से समझ गया था कि उसका क्या मतलब था। कुछ ही देर बाद होटल के सबसे एक्सपेंसिव वीआईपी रूम का दरवाज़ा खुला और गौरी उस अनजान शख्स की बाहों में लड़खड़ाई हुई उस रूम में एंटर हुई। रूम के अंदर आते ही उस आदमी ने गौरी को दीवार के साथ लगा दिया और उसके करीब आ गया। हेल्प मी विथ टेकिंग दिस ऑफ। फाइनली उस आदमी ने अपनी हकिंग टोन में गौरी का हाथ अपनी टाई पर रखते हुए कहा। गौरी की पूरी बॉडी उस आदमी की आवाज़ सुन के सिहर गई। उसने कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे। मुझसे नहीं हो रहा, ये मैं सिखा देता हूँ, उस आदमी ने गौरी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गौरी के गले के मंगलसूत्र पर पड़ी, उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई। क्या तुम शादीशुदा हो? उस आदमी ने गौरी से सख्त आवाज़ में पूछा। क्यों तुम नहीं हो? या घबराए गए तुम? हम। गौरी ने उस आदमी को प्रोवोक करते हुए उसकी टाई खोलते हुए कहा। लेट्स सी कौन घबराता है, उस आदमी ने अपने फाइनल वर्ड्स कहे और रूम की लाइट ऑफ कर दी। कुछ ही पलों बाद उनके सभी कपड़े ज़मीन पर थे और पूरा कमरा उनकी तेज सांसों से गूंज रहा था। कमरे में बस रोशनी थी तो खिड़की से अंदर आती चांद की। आधी रात के बाद गौरी बेड पर सो रही थी और वो आदमी उसके चेहरे पर को गौर से देख रहा था, जो खूबसूरती के साथ साथ मासूमियत से भरा हुआ था। वो गौरी की बॉडी को क्लीन कर रहा था। चादर पर लगे वो रेड स्टेन बता रहे थे कि वो वर्जिन थी, जिस बात पर वो आदमी खुद हैरान था। अगली सुबह जब गौरी की आंखें खुली तो उसका सर अभी तक चकरा रहा था। आंखें खोलते ही उसने आसपास देखा तो बीती रात की यादों में उसका दिल दहल उठा। गौरी को हर लम्हा याद था, सिवाय उस आदमी के चेहरे के। ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं जाऊं भी तो कहाँ? वो आदमी, उसका तो चेहरा तक याद नहीं मुझे। उसे गौरी ने ताकत से कुछ अपनी बॉडी की कंडीशन से वो अच्छे से समझ पा रही थी कि कल रात उसने क्या किया था। कल रात की यादों ने उसके पूरे बदन में आग ही लगा दी थी। उसे काफ़ी गिल्ट भी महसूस हो रहा था, ये क्या कर बैठी मैं। और वो आदमी न जाने कौन था, उसका तो चेहरा भी याद नहीं है मुझे, गौरी ने अफसोस से भरी हुई आवाज़ में कहा। गौरी ने काफ़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए बेडशीट टेबल से वो कागज़ उठाया। उसने जब ध्यान से देखा तो वो 50 लाख का एक चेक था। एक चेक, इतना कहने के बाद गौरी के चेहरे पे एक कड़वी सी स्माइल आ गई। मेरी कीमत लगाकर चला गया वो। ऐसी किस्मत है कि खुद के हालातों पर भी हंसी आ रही है, क्योंकि रोकर भी क्या फ़ायदा, यहाँ मेरे आंसुओं से आखिर पिघलने वाला है ही कौन। गौरी बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़र जब ज़मीन पर पड़ी तो वो खुद हड़बड़ा गई। उसके सभी कपड़े बुरी हालत में फर्श पे पड़े हुए थे। उसकी साड़ी कल रात उस आदमी ने मदहोशी में फाड़ दी थी।
अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ? मेरे सभी कपड़े तो फट चुके हैं। गौरी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए परेशानी भरी आवाज़ में कहा। उसकी आँखों से आँसू गिरने ही वाले थे कि उसकी नज़र पास में काउच पर पड़े एक बैग पर गई। ये क्या है? गौरी इतना कहते हुए काउच के पास चली गई। गौरी ने जब उसे बैग के अंदर देखा तो उसके अंदर बिल्कुल नए कपड़े रखे हुए थे, जो बिल्कुल गौरी के ही साइज़ के थे। क्या ये उस आदमी ने कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ वह मेरी कीमत लगा गया और दूसरी तरफ मेरे इन फटे कपड़ों की जगह नए कपड़े देकर मेरी मदद भी कर गया। समझ नहीं आता कि किस बात का इंसान कहूँ उसे, लेकिन असल में गलती तो मेरी ही थी। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। इसमें उसकी क्या गलती? बस अब यही दुआ है कि वो मुझे इस ज़िंदगी में दोबारा कभी ना मिले। गौरी ने उन नए कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए कहा। गौरी ने जल्दी से वॉशरूम में नहाया और वहाँ से उस चेक को चुपचाप उठाकर निकल गई। उसकी नज़रों में उस आदमी की छवि अब थोड़ी अच्छी थी, जो एक लड़की की मजबूरी समझकर उन हालातों में उसकी मदद के कपड़े छोड़ गया। होटल से निकलते ही उसने एक टैक्सी करवाई और अपने अंकल के घर के लिए निकल गई। उसने अस्पताल में फ़ोन करके बता दिया था कि वह कुछ दिन हॉस्पिटल नहीं आ पाएगी, इसलिए उसने छुट्टी मांग ली थी। खन्ना मैंसन पहुंचते ही उसने जैसे ही हॉल में कदम रखा, उसे वहां का माहौल कुछ गर्म सा लग रहा था। उसके अंकल सोफे पर सर पकड़ कर बैठे हुए थे और उसकी आंटी उसके अंकल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। गौरी की हिल्स की आवाज़ सुनकर उन दोनों का ध्यान गौरी की तरफ गया। वो चुपचाप जाकर अपने अंकल और आंटी के आगे खड़ी हो गई। गौरी ने इतना ही कहा था कि उसके अंकल ने खड़े होकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। गौरी की बॉडी पहले से ही काफ़ी कमज़ोर थी, जिस वजह से वो उस थप्पड़ को सहन ना कर सकी और ज़मीन पर गिर गई। इंद्रजीत, तुम इस बच्ची को क्यों मार रहे हो? गौरी की आंटी मोनिका ने गौरी के पास घुटनों के बल बैठकर उसे संभालते हुए अपने पति से कहा। तुम नहीं जानती क्या, इस लड़की को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और आज ये सिला दिया इसने मेरे प्यार का। इसकी शादी समीर से इसकी मर्जी से करवाई थी, ज़बरदस्ती नहीं। और अब ये अपनी मर्जी चलाकर उससे डिवोर्स मांग रही है। मुझसे एक बार भी पूछना इसने ज़रूरी नहीं समझा। कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं इसके। इंद्रजीत ने गुस्से में ऑलमोस्ट चीखते हुए कहा। मुझे अब इस शादी में नहीं रहना अंकल। हाँ, माना मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की थी, लेकिन अब मुझसे ये शादी और नहीं निभाई जाएगी। प्लीज़ अंकल, मेरी बात समझिए। मैं इस शादी में खुश नहीं हूँ, मुझे डिवोर्स लेने दीजिए। गौरी ने गिड़गिड़ाते हुए अपने अंकल से कहा। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हें पाला है। एहसान है मेरा तुम पर, उसे चुकाओ। अगर मैंने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया होता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होती, सड़क पर भीख मांग रही होती? तुम मैं चाहता हूँ कि तुम समीर से माफ़ी मांगो और याद रखना, अगर उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। इंद्रजीत ने गौरी को गुस्से भरी निगाहों से घूरते हुए कहा और वहाँ से चला गया। इंद्रजीत के जाने के बाद मोनिका ने गौरी को ज़मीन से उठाकर काउच पर बिठा दिया। गौरी के चेहरे में अब उस थप्पड़ की वजह से सूजन आ गई थी। उसके गाल पर उंगलियों के सुर्ख लाल निशान पड़े हुए थे। गौरी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने अंकल की बातें सुनने के बाद उसके दिल में जो दर्द हो रहा था, उसके आगे इस थप्पड़ का दर्द कुछ भी नहीं था। गौरी बेटा, तुम्हारे अंकल बहुत परेशान हैं, जिस वजह से उनका हाथ उठ गया। बेटा, समीर का फ़ोन आया था। उसने तुम्हारे अंकल को धमकी दी है कि अगर तुमने उससे शादी तोड़ दी तो उसे जितना भी पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसे लौटाना होगा। और तुम जानती हो पिछले 2 सालों में हमारी कंपनी का हालत कितनी ख़राब चल रही है। उसी के इन्वेस्ट किए पैसे से तो अब कहीं जाकर कंपनी थोड़ी स्टेबल हालत में आई है। अगर इस कंडीशन में उसने फिर से अपने पैसे निकलवा लिए तो हम रोड पर आ जाएंगे। बेटा, मोनिका ने गौरी को समझाते हुए कहा। जब गौरी 5 साल की थी तब उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इंद्रजीत गौरी को भले ही बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था, लेकिन फिर भी गौरी के लिए वो उसके पिता का समान ही था, जिसने उसे इन 21 सालों में पाल पोस कर बड़ा किया था। और मोनिका उसके लिए उसकी माँ की तरह ही थी, जो उससे काफ़ी प्यार करती थी। मोनिका का परेशान चेहरा देखकर गौरी को काफ़ी पछतावा हो रहा था। वो उसे माँ कहती थी और कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
उसे लग रहा था कि उसे कल रात समीर से डाइवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से उसका ये परिवार मुसीबत में फंस सकता था। उसने समीर से मिलने का फैसला किया ताकि वो समीर से माफ़ी मांग कर उसे कन्विंस कर सके कि वो उसके अंकल की कंपनी से अपना इन्वेस्ट किया पैसा वापस ना मांगे। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी भी अपनी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। मैं अभी जाकर समीर से बात करती हूँ, ज़रूरत पड़ी तो माफ़ी माँगूँगी, उसे मनाऊँगी कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे आप लोगों को तकलीफ़ ना हो। आप प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और अंकल का ध्यान रखना, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। गौरी ने मोनिका के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। गौरी ने बहुत बार समीर का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया। आज संडे था और उसे पता था कि इस वक्त समीर कहाँ होगा। पिछले 5 साल से उसके साथ रहने के बाद उसे उसके रूटीन के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो इस वक्त ब्लैक हॉर्स में होगा क्योंकि वो अक्सर संडे को वहाँ जाया करता था। गौरी भी उससे मिलने के लिए वहीं पहुँच गई। गौरी जब वहाँ पहुँची तो समीर एक लड़की के साथ हॉर्स राइडिंग कर रहा था। वो लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। जब उस लड़की की नज़र गौरी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर इस वक्त एरोगेंट झलक रहा था। वो सूर्यवंशी परिवार की सबसे छोटी और लाडली बेटी पायल सूर्यवंशी थी। समीर, जो अब तक उस लड़की के साथ बहुत खुश लग रहा था, अचानक से एक्सप्रेशनलेस हो गया। इतना मुस्कुराते हुए तो उसे गौरी ने आज तक नहीं देखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? समीर ने रूखी आवाज़ में गौरी से पूछा। वो मुझे तुमसे ज़रूरी कुछ बात करनी थी। तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। गौरी ने उदास आवाज़ में कहा। किसी शादीशुदा औरत के लिए इससे बुरी बात आखिर हो भी क्या सकती थी कि उसका पति उसके सामने ही किसी औरत के साथ हंस खेल रहा था। तुम्हें नहीं दिख रहा अभी मैं बिजी हूँ? समीर ने बहुत रूडली गौरी से कहा। बिजी? किसी पराई लड़की के साथ हॉर्स राइडिंग करने में? गौरी ने आंखों में आंसू लिए भारी आवाज़ में कहा। गॉड, फिर से इमोशनल ड्रामा। कहाँ से लाती हो तुम इतने आंसू? देखो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किस के साथ हूँ और क्या कर रहा हूँ। अभी के लिए तुम चली जाओ यहाँ से। जो बात है बाद में करेंगे। समीर ने गौरी से मुंह फेरते हुए कहा। पास में ही वो लड़की बहुत और इस वक्त गौरी के हालातों पर मजाक उड़ा रही थी। तभी उन सभी का ध्यान अचानक से साइड से आ रही आवाज़ ने खींच ली, जो घोड़े के कदमों की थी। सभी लोग उस तरफ मुंह कर के खड़े हो गए। एक हैंडसम सा आदमी घोड़े का एक राजा की तरह घुड़सवारी करते हुए सामने से आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। काले घोड़े पर ब्लैक राइडिंग सूट पहने वो किसी माफिया की तरह लग रहा था। जब उसकी आंखें गौरी से की आंखों से टकराई तो वो सहम सी गई। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बेंगलोर शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और माफिया रुद्र सूर्यवंशी था, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता था। सूर्यवंशी माइनिंग का सीईओ, जिसके नाम से पूरा बेंगलोर सिहर उठता था। रुद्र का नाम ही उसकी पहचान था, जो उसकी पर्सनालिटी पर बिल्कुल ठीक बैठता था। वो अपने गुस्से से पूरा बेंगलोर शहर जलाने की हिम्मत और ताकत रखता था। उसे देखते ही वो लड़की भागते हुए उसकी तरफ चली गई। भाई, आप यहाँ। जहाँ पायल रुद्र की तरफ देख रही थी, वहीं रुद्र की नज़रें तो बस गौरी पर पड़ी हुई थी। रुद्र ने गौरी की तरफ देखते हुए पूछा, ये लड़की? ये मेरी दोस्त है। समीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के गौरी को इन रहा था। मिस्टर सूर्यवंशी के करीब जाने के लिए तुम उनकी बहन का इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी पत्नी को एक दोस्त कह रहे हो? तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। समीर, गौरी समीर की तरफ अफसोस से देखते हुए अपने मन में ही सोच रही थी। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में शिकायत और नमी थी, जो रुद्र से छिपी नहीं थी। चलो साथ में हॉर्स राइडिंग करते हैं, और अब जब कि तुम्हारी दोस्त यहाँ आ ही गई है तो मैं उसे भी इनवाइट कर रहा हूँ। रुद्र ने गौरी को देखते हुए कहा। गौरी इस वक्त काफ़ी मासूम और बेचारी लग रही थी। उसने ना कहने की हिम्मत नहीं की, और आखिर रुद्र का मना करने की हिम्मत थी किसमें। गौरी राइडिंग सूट पहनने के लिए रूम में चली गई। उसने अपने बैंगल्स और रिंग्स उतार दी, लेकिन अपना नेकलेस नहीं उतार पा रही थी क्योंकि उसका हुक उससे खुल नहीं रहा था। राइडिंग के वक्त कोई भी एक्सेसरी पहनना मन्ना था।
अचानक से उसे अपने पीछे किसी के कदमों के ठहरने की आवाज़ आई और अगले ही पल किसी के उसकी गर्दन के उसके बाल हटा दिए। वो मुड़ कर देखना चाहती थी, लेकिन उस शख्स की आवाज़ सुन वो डर के मारे वहीं ठहर गई। डोंट मूव, रुद्र की गौरी के नेकलेस खोलने की मदद करते हुए कहा। रुद्र की सांसें गौरी अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। उसे रुद्र की फिंगर टिप्स अपनी गर्दन पर छूते हुए महसूस हो रही थी, जो उसकी बॉडी में अजीब सी सनसनी फैला रही थी। वो काफ़ी घबरा गई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर के उसकी तरफ मुड़ गई। रुद्र ने गौरी का हाथ ऊपर किया और उसमें नेकलेस रख दिया। थैंक यू मिस्टर सूर्यवंशी, गौरी ने धीमी आवाज़ में झुकी नज़र के साथ कहा। तुम सच में मुझे नहीं पहचान रही या जानबूझकर ना पहचानने का नाटक कर रही हो? कल रात ही तो हम मिले थे और इतनी जल्दी कोई कैसे भूल सकता है? रुद्र ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर गौरी की आंखों में मानो बाहर आने वाली थी। उसके पूरे बदन में कपकपी सी फैल गई। उसके दिमाग में ये सोचकर ही खौफ पैदा हो गया कि क्या वो आदमी रुद्र था जिसके साथ